सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जून महीने के पहले वाले हफ्ते का ये हमारा सेकंड वाला पार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता को शुरू किया। तो आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार ने। तो पहली बात तो आपको यहां से ये ध्यान रखनी है कि ये कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता किसने शुरू की, तो महाराष्ट्र ने। और इसका उद्देश्य क्या है कि कोविड 19 की गाइडलाइन का पालन करवाना, क्योंकि आपको पता है कोरोना की ये जो दूसरी लहर है इसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया गांव को, इसलिए कोविड 19 की गाइडलाइन को वो पालन कर सके, इसी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता को शुरू किया है। इसमें महाराष्ट्र के अंदर जो 6 राजस्व मंडल हैं और उनमें हर राजस्व मंडल में से 3 गांव सेलेक्ट किए जाएंगे और उन 3 गांव में से जो फर्स्ट रैंक पे आएगा उसे 50 लाख रुपए, जो सेकंड रैंक पे आएगा उसे 25 लाख रुपए और जो थर्ड रैंक पे आएगा उसे 15 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अभी राजस्थान ने, आपको याद होगा, चिरंजीवी योजना शुरू की थी, घर घर औषधि योजना शुरू की थी, और छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना शुरू की और मध्य प्रदेश ने अंकुर योजना शुरू की थी। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या हो गई? मुंबई हो गई। उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। दीपांकर दत्त यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। अच्छा बताइए, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि अभी किस राज्य ने अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया, तो महाराष्ट्र ने। और यहीं पे उद्धव ठाकरे के जो छोटे बेटे हैं तेजस ठाकरे, उन्होंने शिष्टुरा हिरण्यकेशी जो कि मछली की एक प्रजाति है उसकी खोज की थी यहाँ पे। फिर बताइए, अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने यौन टैब योजना 2021 को शुरू किया, तो आंसर होगा लद्दाख ने। तो अभी लद्दाख के जो उपराज्यपाल है आर के माथुर, उन्होंने लेह से यौन टैब योजना 2021 को शुरू किया है। तो इस योजना में होगा क्या? इस योजना के पहले चरण में लेह और कारगिल में, भाई यहाँ पे 2 ही जिले हैं, लेह और कारगिल, तो उनमें कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को एजुकेशनल टैबलेट दिए जाएंगे। ठीक है, टैबलेट दिए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी देखो, बिहार अभी संपत्ति स्वामित्व योजना शुरू की थी। उत्तर प्रदेश ने 2021 का ई पंचायती पुरस्कार जीता और मध्य प्रदेश ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है। देखो, लद्दाख में एक नेशनल पार्क है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेमिस नेशनल पार्क, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। साथ ही में एक हाई एल्टीट्यूड वाला नेशनल पार्क भी है ये, यानी कि सबसे ऊंचाई पे। और सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है पूछूंगा तो साउथ बटन नेशनल पार्क है, जो कि अंडमान निकोबार में आपको मिलेगा। यहीं पे आपको काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिल जाएगा लद्दाख में। अच्छा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा कब मिला था? 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस मंत्रालय ने सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, जिसे आप कहेंगे सेज प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? तो आंसर होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। तो सेज की फुल फॉर्म ध्यान रखना है, एक तो सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। तो जो सीनियर सिटीजन हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वो भी हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए, चाहे वो सामान हो, चाहे किस तरह के उत्पाद हों, सेवाएं हों, कानूनी सहायता हो, मेडिकल सहायता हो, तो इन सब सेवाओं को या उत्पादों को मुहैया कराने वाले जो भी स्टार्टअप्स हैं, जो भी नए उद्योग हैं, इनको सरकार आमंत्रित करेगी सेज प्रोजेक्ट में, जिससे सारी की सारी सुविधाएं उन्हें एक ही जगह पे मिल सके। तो मतलब सेज प्रोजेक्ट का सीधा सा लक्ष्य क्या है? वरिष्ठ नागरिकों को सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाना। और हमारे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है? थावर चंद गहलोत है। वैसे अभी इसी मंत्रालय ने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था सुगम्य भारत नाम से, और इसी मंत्रालय ने एक आसिम ASIIM आसिम मिशन को भी लॉन्च किया था, जिसमें 1000 SC कम्युनिटी के एंटरप्रेन्योर क्रिएट करने हैं अगले 4 सालों में। ये इस मिशन का लक्ष्य है। आसिम मतलब होता है मेडिकल सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेटर मिशन। और वैसे इसी मंत्रालय ने कुछ समय पहले सीनियर सिटीजन्स के लिए पोषण अभियान भी शुरू किया था। अच्छा फिर बताइए, अभी चर्चा में रहा एक अभियान है राबता मुहिम, ये किस राज्य में लागू किया जा रहा है? तो आंसर होगा पंजाब में। एक तरह से पेरेंट टीचर मीटिंग कराई जा रही है इस अभियान में। तो बेसिकली इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? माता पिता और शिक्षकों के बीच में फोन के माध्यम से संपर्क को सुविधाजनक बनाना, उसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों को कोविड से संक्रमण होने के बचाने के बारे में भी चर्चा करना। देखो, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री हैं क्या? कैप्टन अमरिंदर सिंह, और गवर्नर है VP सिंह बदनौर। बाकी उड़ीसा अभी गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की।
महाराष्ट्र ने अभी महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की और छत्तीसगढ़ ने कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की थी। वैसे पंजाब का भी 23वां नया जिला कौन सा बन गया? मलेरकोटला। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान ने। तो अभी राजस्थान की सरकार ने राज्य के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए एक मुफ्त कोचिंग योजना की घोषणा की है। तो इस योजना से हर वर्ग के जो भी आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी हैं उनको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिल सकेगा। और जो भी छात्र छात्रा हैं जो भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं, ये ध्यान रखें कि उनके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। बेसिकली जो आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग हैं, जो परिवार हैं, उनके बच्चों के लिए है ये योजना। बाकी हिमाचल प्रदेश ने पर्वत धारा योजना को शुरू किया, मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू किया और असम ने ये ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बना था असम। अभी राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जिसे पिंक सिटी बोलते हैं। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं, इंद्रजीत मोहंती यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। फिर बताइए, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान देश में टॉप पे रहा? तो आंसर होगा IISc बेंगलुरु। तो ये है टाइम्स हायर एजुकेशन के एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, जिसमें टॉप पे तो चाइना का सिंघुआ यूनिवर्सिटी रहा है, सेकंड पे चाइना का पेकिंग यूनिवर्सिटी है, और भारत में टॉप पे कौन है? IISc बेंगलुरु, जो कि इस लिस्ट में 37 नंबर पे है। टॉप 100 में 3 भारतीय यूनिवर्सिटी है, एक तो IISc बेंगलुरु हो गया, एक IIT रोपड़ जो कि 55 नंबर पे है, और एक IIT इंदौर जो कि 78 नंबर पे है। तो ये आप ध्यान रखना। और वैसे आपको याद होगा, अभी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 आई थी, उसमें टॉप पे था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। भारत में टॉप पे IIM अहमदाबाद था, जो इस लिस्ट में 415वें नंबर पे था। चलो आप तो यूं बता दो कि टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया था? अभी अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, 46 नंबर के उनको, और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, 49 नंबर की उनको। बाकी टाइम किड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया? तो गीतांजलि राव को चुना गया। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा केरल। तो अभी जो केरल है ये नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21 के तीसरे संस्करण में टॉप पे रहा है, जबकि जो बिहार है उसे सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया। यानी कि आप कह सकते हो टॉप पे केरल है तो सबसे लास्ट में बिहार है। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कब जारी किया गया था, कब शुरू किया गया था? 2015 में इसे लॉन्च किया। और कब तक के लिए? 2030 तक के लिए। और कितने लक्ष्य हैं इसमें? 17 लक्ष्य हैं। देखो, इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि आर्थिक विकास अगर कोई देश कर रहा है तो पर्यावरण का उसको खासतौर पे ध्यान रखना होगा, पर्यावरण को बीच में रख करके वो आर्थिक विकास करे। और तो याद रखना, ये जो नीति आयोग है ये इसका तीसरा इंडेक्स इसने जारी किया है, जिसमें टॉप पे रहा केरल। देखो, नीति आयोग में नीति मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार है और इसके CEO हैं अमिताभ कांत। फिर बताइए, अभी 3 ट्रिलियन रुपए के मार्केट कैप को हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म कौन सी बन गई? तो आंसर होगा विप्रो। और पहली दो कौन सी है? पहली है TCS, दूसरी इन्फोसिस और तीसरी हो गई विप्रो। और अगर भारत में सबसे मूल्यवान कंपनी की बात करते हैं तो नाम आता है सबसे नंबर 1 पे रिलायंस का, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजार पूंजीकरण कितना है? 14.05 ट्रिलियन रुपए। मार्केट कैप मतलब क्या होता है? बाजार पूंजीकरण मतलब क्या होता है? अगर आप उसको बेचने जाते हो मार्केट में तो इतना अमाउंट आपको मिल सकता है, उसकी इतनी वैल्यू है, उस कंपनी की वैल्यू बताती है। सेकंड नंबर पे TCS है और थर्ड नंबर पे HDFC बैंक है। देखो, विप्रो की बात करेंगे, हेडक्वार्टर बेंगलुरु है, अध्यक्ष है ऋषद प्रेम जी और MD CEO थियरी डेलापोर्ट है, नए बने अभी। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की लिस्ट में टॉप पे कौन है? तो आंसर होगा सुशांत सिंह राजपूत। तो अभी टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की लिस्ट जारी की गई है और इस लिस्ट में अलग अलग सेक्टर में 40 साल से कम आयु के पुरुष हैं जिन्होंने लोगों को प्रभावित किया, और उसमें सुशांत सिंह राजपूत ये टॉप पे हैं। सेकंड पे है विजय देवरकोंडा,
थर्ड पे है आदित्य राय कपूर और फोर्थ पे है विक्की कौशल। अच्छा मुझे बताइए, अभी टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची आई थी, उसमें कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया था? दो को, एक तो जियो और एक बायजूस। बाकी अभी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 आई, उसमें टॉप पे चाइना का सिंघुआ यूनिवर्सिटी था और भारत में टॉप पे था आईआईएससी बेंगलुरु, जो कि 37 नंबर पे रहा इस लिस्ट में। उसके अलावा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया था जो बाइडेन और कमला हैरिस को, और टाइम किड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया गीतांजलि राव को, तो ये भी ध्यान रखना। फिर बताइए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों पर भारत की रैंक क्या रही? तो आंसर होगा 117। तो अभी हाल ही में जारी द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार यूनाइटेड नेशन के 193 सदस्य देशों के द्वारा 2015 में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मामलों में भारत पिछले साल से 2 स्थान गिर करके 117वें स्थान पे आ गया है। अच्छा, भारत तो इसमें 117 नंबर पे है। इसमें टॉप पे कौन है? टॉप पे स्वीडन है, सेकंड पे डेनमार्क और थर्ड पे है फिनलैंड। बाकी अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था जिसको यूनाइटेड नेशन ने जारी किया, उसमें भारत 139 नंबर पे रहा, टॉप पे रहा फिनलैंड। अभी जो डेमोक्रेसी इंडेक्स लोकतंत्र सूचकांक आया था उसमें भारत 53 नंबर पे रहा, टॉप पे नॉर्वे था। और अभी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 जो आया उसमें भारत 87 नंबर पे था, यानी कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के मामले में। देखो, एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स भी आप याद रखो, उसमें भारत 63 नंबर पे था, उसको वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक पूछेंगे तो उसमें भारत 131 नंबर पे था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 जून को। और 5 जून को ही क्यों मनाते हैं? देखो, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को, इसीलिए 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में है। इसके हेड है इंगर एंडरसन। और इस बार की थीम क्या है? देखो, डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में जो मैंने आपको थीम बताई थी वो थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। साथ में मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी बताया था यूनाइटेड नेशन की जो साइट है वहां का, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है साफ साफ कि थीम क्या है। लेकिन उसके अलावा भी काफी सारे न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में जो थीम है वो अलग दे रखी थी, तो मैंने आपको दोनों बता दिया है, आप दोनों ध्यान रख लेना। जैसे कि कई जगह थीम लिखा हुआ है री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर, और जो फोकस है वो बताया है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन को, तो आप दोनों ध्यान रखो, है ना। बाकी इस साल का जो होस्ट कंट्री है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान इसका होस्ट कंट्री है। अच्छा, आपके माइंड में आता होगा जब पाकिस्तान इसका होस्ट कंट्री हुआ तो क्या कभी भारत भी इसका होस्ट कंट्री रहा था? तो यस, कब? 2018 में। उस समय इसकी थीम थी बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। फिर बताइए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 जून को। और इस साल ये हम तीसरा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मना रहे हैं। पहली बार हमने 2019 में मनाया था इसे। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? सुरक्षित खाद्य मानकों को बनाए रखने में जागरूकता पैदा करना और खाद्य जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौतों को कम करना। सबसे इंपॉर्टेंट तो रहेगी इसकी थीम। क्या है थीम? सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो, यानी कि स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। अब ध्यान से सुनो, ये तो हो गया वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। एक होता है वर्ल्ड फूड डे, वो हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं। 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए एक नेशनल फूड डे होता है। वो हम कब मनाते हैं? जब यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। और वो कब मनाते हैं? जब पोलियो डे मनाते हैं। और वो कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। बाकी अगर मैं आपसे पूछूं अभी विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 का किसे मिला? तो आंसर होगा शकुंतला हरिके सिंह को मिला। और 2020 का किसे मिला था? रतन लाल को मिला था, वो मृदा वैज्ञानिक थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व खाद्य पुरस्कार पहला कब और किसे मिला था, तो 1987 में मिला था। किसे? MS स्वामीनाथन को। और इन्हीं को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है।
अच्छा बताइए, अभी एचडीएफसी बैंक ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना की घोषणा की है? तो आंसर होगा 2031-32 तक। अभी आपको याद होगा, आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पे 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया था नियमों का उल्लंघन करने के कारण। देखो, एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एमडी सीईओ शशिधर जगदीशन है। इसकी टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फिर बताइए, अभी हाल ही में स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व का दूसरा बैंक कौन सा बन गया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई। तो विश्व का तो दूसरा और एशिया का ये पहला बैंक बन गया ऐसा करने वाला। तो इसको ऐसे समझो, मतलब जैसे फॉरेन से पैसा डाला गया आपके अकाउंट में, तो वो जो पैसा है आपके अकाउंट के अंदर आने में टाइम लगाएगा, और अब इस सुविधा से वो पैसा तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये फायदा होगा इस सुविधा का, इस सर्विस का। और ये जो सुविधा है ये 24/7 और 365 डेज अवेलेबल होगी। बाकी देखो, एक्सिस बैंक अभी फिर से इसके एमडी सीईओ बन गए अमिताभ चौधरी। आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ बने विश्ववीर आहूजा, और धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ बने जेके शिवन। आईसीआईसीआई बैंक, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं, और टैगलाइन होती है हम है ना ख्याल आपका। चलिए आप बताइए, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो आंसर होगा नेफ्टाली बेनेट। वैसे अभी तक इजराइल के प्रधानमंत्री कौन थे? बेंजामिन नेतन्याहू थे। तो अब उनकी जगह नए प्रधानमंत्री बनेंगे ये नेफ्टाली बेनेट। एक्चुअली में मैंने आपको समझाया था, मार्च में यहाँ पे चुनाव हुए थे, और जो बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी है लिकुड पार्टी, उसको बहुमत नहीं मिला। तो उस समय जो वहां के राष्ट्रपति थे रूवेन रिवलिन, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को सरकार बनाने और 2 जून तक बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। पर टाइम पूरा होने के बाद वो बहुमत साबित नहीं कर पाए, तो विपक्ष आपस में एक हो गया, मतलब गठबंधन कर लिया। तो गठबंधन के बाद अब पहले यामिन पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं नेफ्टाली बेनेट, ये 2023 तक यानी कि अगले 2 सालों के लिए प्रधानमंत्री रहेंगे। और उनके बाद यश एडिट पार्टी के जो नेता हैं यार लेपिड, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी कि 2 जने बारी बारी प्रधानमंत्री बनेंगे, पहले नेफ्टाली बेनेट और फिर 2 साल के बाद यार लेपिड बनेंगे। तो ये आपको नाम याद रखना है। वैसे भी इजराइल के जो नए राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? इसाक हरजोग है। अच्छा, इजराइल से हमने कोई ड्रोन लिया है क्या? हाँ, हेरोन ड्रोन लिया है हमने, भारत चीन सीमा पर निगरानी रखने के लिए। और भारत और इजराइल आपस में मिल करके बराक 8 मिसाइल भी बना रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा विवेक राम चौधरी को। तो अभी एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को वायुसेना मुख्यालय में अगले वाइस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। वैसे इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। बाकी देखो, डॉक्टर पैट्रिक, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, याद होना चाहिए आपको। वैसे तो ये केन्या से हैं। अभी डब्ल्यूएचओ की कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष इन्हें चुना गया है। किसकी जगह ली इन्होंने? हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन की, क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो गया अभी। रवनीत सिंह की बात करेंगे, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख बने। और जगजीत पवाड़िया इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बनी है ये। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वियना, ऑस्ट्रिया में। फिर बताइए, अभी किसे इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए चुना गया? तो आंसर होगा डॉक्टर RS सोडी को। तो अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक हैं डॉक्टर RS सोडी, और इन्हीं को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में मेंबर के रूप में चुना गया है। आपको बताया अभी 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे मनाया था, और नेशनल मिल्क डे ये 26 नवंबर को मनाते हैं। बाकी अजंता नियोग, ये असम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी। और अरुण कुमार सिंह BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD बने ये। अच्छा, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल, बेल्जियम में। वैसे यहीं पे आपको यूरोपियन यूनियन का भी और नाटो का भी हेडक्वार्टर मिल जाएगा, तो ये भी ध्यान रखें आप। अच्छा, फिर बताइए, हाल ही में जारी FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पे रही? तो आंसर होगा चौथे स्थान पे। तो हॉकी में भारतीय पुरुष टीम तो चौथे स्थान पे रही है, जबकि भारतीय महिला टीम ये 9वें स्थान पे रही है। फिर से सुनो, पुरुष की टीम में बात करेंगे तो टॉप पे तो बेल्जियम है, बेल्जियम की टीम टॉप पे है, और जो भारत की टीम है वो चौथे स्थान पे है। महिलाओं की टीम में बात करेंगे तो इसमें टॉप पे है नीदरलैंड की टीम,
भारत की टीम इसमें 9वें स्थान पे रही। देखो, हॉकी की जब भी बात आती है तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात हो जाए, इसका हेडक्वार्टर लॉसेन स्विट्जरलैंड में है। सीईओ थियरी वेल है। अभी फिर से प्रेसिडेंट बन गए कौन? नरेंद्र बत्रा। वैसे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ये नाम आपको याद होना चाहिए। ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम, मणिपुर से हैं ये। अभी आपको याद भी होगा, इंडियन हॉकी टीम को एटिचन ग्लिच अवार्ड भी दिया गया था। और अभी आपको इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट याद होगा, पंजाब में जो मोहाली हॉकी स्टेडियम है ना, उसका नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया था। और स्टेडियम की बात है तो एक और पॉइंट लिंक करके याद कराता हूँ, उड़ीसा में है राउरकेला स्टेडियम, वहां पे सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है भारत का। उसका नाम अभी किसके नाम पे रखा गया? बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। और आपको जानते हो 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने वाले हैं, जो कि उड़ीसा में होंगे, भुवनेश्वर और राउरकेला में। देखो, एक हॉकी प्लेयर का नाम आपको बताता हूँ, रानी रामपाल, क्योंकि 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था और ये पुरस्कार पाने वाली ये पहली हॉकी प्लेयर है, तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए। तो इस एक क्वेश्चन में मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए, सारे आपको याद रखने हैं। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए, आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है? नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी किस देश का एक युद्ध पोत है जिसका नाम है आयरिस खर्ग, वो ओमान की खाड़ी में डूब गया? तो आंसर होगा ईरान। तो ये ईरान का सबसे बड़ा युद्ध पोत था जिसका नाम था आयरिस खर्ग। यहाँ पे आयरिस का मतलब होता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नेवी शिप। और अभी इसके अंदर आग लग गई जिसके कारण ये ओमान की खाड़ी में डूब गया। अच्छा, ओमान की खाड़ी से एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, आप बताओ, जो हारमुज जल संधि है ना, वो किसको आपस में जोड़ती है? तो याद रखना, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। बाकी ईरान की कैपिटल तेहरान है, इसकी करेंसी तोमान है। देखो, ईरान में आपको एक स्थान मिलेगा रामसर, जहां पे 2 फरवरी 1971 को एक समझौता हुआ था, जिसे आप कहते हो रामसर समझौता, आर्द्र भूमियों वेटलैंड के कंजर्वेशन संरक्षण के लिए। अच्छा बताइए, वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं? 42 है। 42 नंबर की अभी बनी थी लद्दाख की तसोकर झील। और अभी ईरान का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना? सिमोर्ग, ये भी ध्यान रखना। फिर बताओ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डेविड डायोब को। तो पहले तो आपको इनका नाम याद रख लेना है कि 2021 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? डेविड डायोब को। और ये है कहां से? ये फ्रांस से हैं। और आप देख लो, ये पहले फ्रेंच ऑथर हैं ये अवार्ड जीतने वाले, और इन्हें इनके नॉवल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इनका नाम याद रख लिया आपने। अब मुझे बताइए, 2020 की अगर बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? मार्के लुकास रिजनेवल्ड को। वो नीदरलैंड से थी और उन्हें उनके उपन्यास डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए चुना गया था। जबकि 2020 में मेन बुकर पुरस्कार दिया गया था डगलस स्टुअर्ट को, जो कि स्कॉटलैंड से हैं। उन्हें उनके नॉवल शुगी बैन के लिए ये पुरस्कार मिला था। तो वो नाम भी आपको ध्यान रखना है। बाकी देखो, वेलेरिया लुसेली, ये मैक्सिकन लेखिका है और अभी इन्होंने अपने उपन्यास लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता। जैन गुडॉल की बात करेंगे, टेम्पल्टन पुरस्कार जीता। और शाजी NM, ये केरल के हैं, जहां पे उन्हें ट्यूबर मैन कहा जाता है। अभी इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 इन्होंने जीता। और बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? याद रखना, 22 मई को। अच्छा, फिर बताइए, अभी किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया? मॉरिशस के थे ये। तो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे और राष्ट्रपति भी थे सर अनिरुद्ध जगन्नाथ, जिनका भी निधन हो गया। उन्हें 1980 के दशक के मॉरिशस आर्थिक चमत्कार का जनक माना जाता है। वैसे अभी इनके जो बेटे हैं प्रवीण जुगन्नाथ, ये ही मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। मॉरिशस की कैपिटल होती है पोर्ट लुइस और वहां की करेंसी है मॉरिशियन रुपी। देखो, इनके नाम से मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊं। अनिरुद्ध जगन्नाथ,
इन्हें पिछले साल यानी कि 2020 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण देकर के सम्मानित किया था, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2020 की बात कर रहा हूं। चलो मुझे बताओ 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण दिया गया था? तो जापान के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को मिला था। ये भी याद रखना आप, है ना। फिर बताइए, अभी हाल ही में मानक विकास संगठन यानी कि स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में घोषित होने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा है? तो आंसर होगा रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारतीय रेलवे के तहत कार्य करता है। और अभी हाल ही में मानव विकास संगठन यानी कि स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में घोषित होने वाला ये देश का पहला संस्थान बन गया है। अच्छा बताइए, अभी किस देश की संसद ने कृत्रिम द्वीप यानी कि आर्टिफिशियल आइलैंड के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है, जिसमें 35,000 लोग रहेंगे? तो आंसर होगा डेनमार्क में। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसकी जो कैपिटल है कोपेनहेगन, तो कोपेनहेगन बंदरगाह को बढ़ते जल स्तर से बचाने के लिए एक कृत्रिम द्वीप तैयार करने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। और इस द्वीप का क्या नाम होगा? लिनेट होम। लिनेट होम इसका नाम होगा। और यहाँ पे कितने लोग रह सकेंगे? लगभग 35,000 लोग रहने का इंतजाम होगा। अच्छा, वैसे ये बनकर कब तैयार होगा? ये 2070 तक बन के तैयार होगा। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है, करेंसी डेनिश क्रोन है और प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन है। तो गाइज ये लीजिए, इसी पार्ट के साथ हमारा जून का पहला वाला वीक पूरा कंप्लीट हो गया है। तो फर्स्ट वीक के दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। दोनों पार्ट के क्वेश्चन लगभग आपके ये 60 के आसपास हमने कवर कर लिए हैं। उम्मीद करूंगा दोनों पार्ट आपने देख लिए होंगे। और अगर पार्ट आपको अच्छे लगे, सेशन अच्छा लगा है, तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना।